बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम सरल समाजों में आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आर्थिक व्यवस्था का अर्थ व उसकी परिभाषा का अध्ययन किया। आज हम आर्थिक विकास के मुख्य स्तरों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्यतः 4 स्तर पाए जाते हैं। शिकार एवं भोजन संकलन स्तर, आखेट युग। दूसरा पशुपालन व्यवस्था। तीसरा कृषि व्यवस्था और चौथा आज का औद्योगिक स्तर। जब आखेट युग या शिकार एवं भोजन संकलन स्तर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो देखिए, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाली जनजातियां जीवन निर्वाह के लिए शिकार करती हैं या फिर जंगली पेड़ों के फल फूल तोड़कर पेट भरती हैं। प्रमुखतः ये लोग जंगलों में पैदा होने वाले कंदमूल, फल फूल, शहद आदि के द्वारा जीवन यापन करते हैं, इसलिए संकलीन अर्थव्यवस्था वाले ही हैं। और साथ ही ये लोग मछली मारकर और शिकार करके भी लोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें ही हम उत्पादक नहीं कह सकते। मानव भोजन प्राप्ति के लिए जब विशेष प्रयत्न करता है और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप भोजन में वृद्धि होती है, जैसे पशुपालन करके कृषि या उद्योगों में प्रयत्न करते, तो ऐसे स्तर को उत्पादन स्तर की अर्थव्यवस्था कहते हैं। मनुष्य प्राय आखेट युग में नंगे रहते थे, परंतु कभी कभी वे अपने शरीर को पशुओं की खालों व पेड़ों की छाल से ढक लेते थे। इस युग में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही कम थी और हथियार हैं वो पत्थर के बने हुए होते थे और धीरे धीरे वह दांतों का प्रयोग भी करने लग गया था। भोजन की तलाश में ये लोग इधर उधर घूमते थे और आखेट युग में शिकार के पीछे आपस में ये लोग झगड़ा भी करते थे। अब मूल बात है कि शिकार व भोजन संकलन करने वाली जनजातियां हैं कौन कौन सी, तो देखिए, आखेट की इस अर्थव्यवस्था वाली जनजातियां हैं वो भारत में कौन सी हैं, वो देखिए, भारत में कदार व चेंचू जनजाति आखेटक जनजातियां हैं। श्रीलंका में वेडा जनजाति, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश मूल निवासी, फिलीपीन और मलय प्रायद्वीपों में पिग्मी समूह, अंडमान द्वीप के आदिवासी और अफ्रीका के बुशमैन लोग आखेटक होते हैं। ये सभी आदिवासी समूह प्राकृतिक परिस्थितियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जब भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वे फल फूल, जड़ों और कंद, शहद, शाक पात, शिकार, मछली आदि के द्वारा उद्र पूर्ति करते हैं। लेकिन कठिन समय आने पर जब जो कुछ मिल जाए उसी से गुजारा करना पड़ता है। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाले जनसमूह की संख्या सीमित होती है, जो 40 से 70 तक होती है। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। बच्चे और स्त्रियां जंगलों में खाद्य पदार्थों का संकलन करती हैं, तो युवा लोग शिकार व मछली पकड़ने का काम करते हैं। मौसम परिवर्तन होने पर इन्हें अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ता है और ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां सरलता से भोजन उपलब्ध हो सके। अतः आखेटक करने वाले जनजातियां गुमक्कड़ होती हैं। इनमें व्यक्तिगत रूप से उत्पादित वस्तुओं का उपभोग नहीं पाया जाता, केवल सामूहिक रूप से संकलित पदार्थों का समान रूप से वितरण करती हैं।
इसका जो द्वितीय स्तर है, इसमें भोजन संकलन संकलन करने वाले, शिकार करने वाले और मछली मारने वाले, यद्यपि हमें कई बार इनका मिला जुला रूप देखने को मिलता है, खाद्य पदार्थों के संकलन में सबसे कम श्रम और साधन की आवश्यकता होती है। तो अब हमें जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वह होता है शिकार व भोजन संकलनशील स्तर की अर्थव्यवस्था वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो हम कहेंगे कि भारत में कदार व चेंचू, श्रीलंका में वेडा, अफ्रीका की बुशमैन जनजातियां, फिलीपीन और मलय प्रायद्वीप की पिग्मी समूह है, अंडमान द्वीप के आदिवासी ये लोग शिकारी एवं भोजन संकलन करने वाली जनजातियां हैं। आर्थिक विकास का अगला स्तर है वह है पशुपालन अवस्था, जो कि इसका द्वितीय स्तर है। जब मनुष्य ने यह देखा कि पशुओं को मारने के बजाय यदि उन्हें पाला जाए तो वे अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे, उनके बाल, चमड़े, हड्डी व मांस आदि सभी का उपयोग हो सकेगा तथा जीवित अवस्था में उनके दूध और दूध से बने पदार्थ मिल सकेंगे, तब उसने पालन प्रारंभ किया। देखिए, मानव का सबसे पुराना साथी कुत्ता है, जो मनुष्य के बचे हुए भोजन एवं शिकार को खाकर उसके साथ रह सकता है। कुत्ते ने मनुष्य को वफादार रखवाले के रूप में कार्य किया और कभी कभी जानवरों के शिकार में भी सहायता प्राप्त की। दूसरा पशु बिल्ली रही होगी। धीरे धीरे मानव ने गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी, भेड़ आदि पशुओं का पालन किया होगा। पशुपालन स्तर की अर्थव्यवस्था में मानव में स्थिरता आई थोड़ी सी। वह पशुओं को लेकर ऐसे स्थानों पर कुछ समय तक रहने लगा जहां घास व पत्तों की बहुलता होगी। घास की समाप्ति पर पशुओं के झुंड को लेकर फिर घास बाहुल्य क्षेत्रों की ओर चल पड़ता। बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले एस्किमो लोग रेंडियर और कुत्ते पालते हैं। कुत्ते उनकी स्लेज नामक गाड़ी को बर्फ पर खींचते हैं। रेंडियर से वे दूध व मांस दोनों प्राप्त करते हैं। इसकी चर्बी को जलाते हैं, खाल को पहनते हैं। पशुपालन करने वाले लोगों को चारे पानी के स्थानों एवं मांस तथा दूध के विविध उपयोगों का ज्ञान होता है। रेगिस्तान के लोग अक्सर ऊंट पालते हैं, तो टोडा लोग भैंस का पालन करते हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है, पशुपालक जनजातियों में टोडा लोग कौन से पशु का पालन करते हैं। तो टोडा लोग भैंस का पालन करते हैं। देखिए, पशुपालन करने वाले लोग भी प्रकृति पर प्रथम स्तर के लोगों की तरह ही निर्भर रहते हैं। जैसे आखेटक रहते हैं, वैसे उसी प्रकार से पशुपालक भी रहते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास का अगला स्तर है वह है कृषि अवस्था। मानव ने जब फलों को खाकर उनके बीज व गुठलियों को फेंक दिया और इन बीजों को अंकुरित होते एवं पेड़ पौधों के रूप में फलते फूलते देखा होगा, तो उसके मन में ये उन्हें उगाने की लालसा पैदा हुई होगी। ऐसा संभवतः सर्वप्रथम स्त्रियों को ज्ञात हुआ होगा, क्योंकि पुरुष तो बाहरी शिकार में व्यस्त रहते थे। पशुचारण के दौरान उसने यह भी अनुभव किया है कि एक विशेष ऋतु में फल फूल लगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं और उसे कृषि संबंधी ज्ञान होने लगा। कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं, एक फलोदान पर आश्रित तो दूसरी कृषि आर्थिक आश्रित अर्थव्यवस्था। फल फूल देने वाले पौधों को उगाने का कार्य संभवतः विश्व में सर्वप्रथम इथोपिया, उत्तर भारत की घाटियों, दक्षिण पूर्वी एशिया, मेक्सिको, चिली आदि स्थानों पर हुआ होगा। पेड़ लगाने के लिए मानव ने कुदाल, फावड़े व हव का प्रयोग किया होगा, परंतु कृषि यंत्रों की कमी के कारण यह कार्य उन्हीं स्थानों पर अधिक हुआ होगा जहां भूमि उपजाऊ व सरलता से खोदी जाने योग्य थी। उसी समय मानव खाद का प्रयोग भी नहीं जानता था, अतः उर्वरता नष्ट होने पर वृक्षों को नए स्थान पर ले जाना जरूरी था।
सर्वप्रथम केला, नारियल, ब्रेड फ्रूट फ्रूट आदि वृक्षों को उगाया गया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे अन्य फलों के पौधों को उगाना भी प्रारंभ किया होगा। अनाज की खेती सर्वप्रथम मिस्र में प्रारंभ की गई होगी। अन्न उगाने की प्रमुख 3 विधियां हैं जो अन्न के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों पर आधारित हैं। चावल की खेती दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रारंभ हुई होगी। कृषि कार्य नवपाषाण युग में प्रारंभ हुआ, जिसने मनुष्य की अब तक की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में योग दिया। कई जनजातियां स्थानांतरण कृषि करती हैं। वे जंगलों में पहले आग लगा देती हैं और जब पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं तो वहां कृषि कार्य करते हैं। 3-4 वर्ष में वह भूमि उपज देना कम कर देती है या बंद कर देती है, तो वे लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वहां पर भी यही विधि अपनाई जाती है। स्थानांतरण कृषि को जूमिंग कृषि भी कहते हैं। ऐसी कृषि केवल मोटे अनाजों जैसे बाजरा, चना, मटर आदि के लिए ही संभव है। अब जो आदिम अर्थव्यवस्था है उसका जो अगला विकास का स्तर है वह है औद्योगिक स्तर की अर्थव्यवस्था, जो इसका चतुर्थ स्तर है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आदिम समाजों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। कृषि और पशुपालन के साथ साथ छोटे छोटे दस्तकारी के व्यवसाय तो कई समाजों में प्रचलित हैं, परंतु पूर्ण रूप से उद्योग पर निर्भर अर्थव्यवस्था तो सभ्य समाजों में भी नहीं है। वहां पर उद्योगों के साथ साथ कृषि भी की जाती है। आदिम समाजों में पशुपालन और कृषि के साथ टोकरी बनाना, रस्सी, चटाई, कपड़ा, लोहे के औजार, बर्तन, बेंत का कार्य आदि भी किया जाता है। शिल्प उद्योगों में आदिवासियों ने कलात्मक वस्त्रों का निर्माण किया। असम के नागा प्रसिद्ध कलात्मक वस्त्रों का निर्माण करते हैं। ऐसे समाजों में कुछ लोग कृषि आदि का कार्य भी करते हैं, तो कुछ उन पर निर्भर रहने वाले शिल्प उद्योग में लगे हुए होते हैं। इसके बीच में एक दस्तकारी युग की भी चर्चा की गई है, जिसमें नए नए वस्त्रों का हाथ से निर्माण किया जाने लगा। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का प्रोत्साहन मिला। बढ़ई, लोहार, कारीगर आदि वर्गों का उदय हुआ। वस्तु विनिमय की असुविधा के कारण मुद्रा का प्रचलन हुआ। क्रय विक्रय प्रणाली का विकास हुआ। उत्पादन और उपभोक्ताओं के बीच में व्यावसायिक वर्गों का जन्म हुआ। कच्चा माल मिलने के स्थान पर बाजार के निकट कुटीर उद्योगों का विस्तार हुआ। इस प्रकार से आदिम आर्थिक विकास के स्तरों में हम आखेटक, पशुपालन, कृषि, औद्योगिक स्तर की अर्थव्यवस्था में इनको बांट सकते हैं। धन्यवाद।